वीटीटीएच के एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मामला काफ़ी डेंजरस हो गया था, क्योंकि हान फेंग और वो मोशिंग तियान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। वो तो ये बात अच्छी थी कि यिंग शेन उनके साथ नहीं मिलता। तभी जियान की हेल्प करने के लिए शाओ गेट के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी हान फेंग मोशिंग तियान से कहता है कि मैं इस लड़की और सूचियान को संभालता हूँ, तुम डीमन फ्लेम वैली के साथ मिलकर जियान को कैप्चर करो। वहीं पर जिंदा या मुर्दा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियान को कैसे कैप्चर करोगे, मुझे तो वो जिंदा या मुर्दा चाहिए, बस वो बोधिसत्व लिक्विड मुझे यहाँ पर मिल जाना चाहिए। हान फेंग की इस आवाज़ के साथ ही यहाँ पर जो स्टेप माहौल बना हुआ था उसे तोड़ दिया जाता है। इसी के साथ ब्लैक एम्पर सेक्ट और डीमन फ्लेम वैली के लोग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगते हैं और उन सबकी नजरें टिकी हुई थी हमारे जियान के ग्रुप पे। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज ने भी यहाँ डिसाइड कर लिया था कि कौन किससे फाइट करने वाला है। यहाँ पे जो डीमन फ्लेम वैली और ब्लैक एम्पर सेक्ट के लोग थे वो उनकी कोर स्ट्रेंथ है। ये मोशिंग तियान फालतू के लोगों को लेके नहीं आया है। अब कोर स्ट्रेंथ होने की वजह से ये लोग बिल्कुल भी वीक नहीं थे, बल्कि अगर हम कंपैरिजन करें शाओ गेट और जियानन एकेडमी के एक्सपर्ट से तो ब्लैक एम्पर सेक्ट और डीमन फ्लेम वैली के लोग थोड़े से स्ट्रॉन्ग ही निकलेंगे। इस वजह से जब इनके कई लोग ऑलरेडी शाओ गेट के लोगों को संभालने के लिए जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इनके कई लोग जियान के लिए रह गए हैं। और जब वो लोग अपने ऑरे को रिलीज करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग अपने ग्रुप के एलिट मेंबर्स थे। और इसी के साथ शुरुआत होती है कैरियोटिक बैटल की। इस समय आसमान में कोल्ड किलिंग इंटेंट और फायर वेव्स दोनों ही फैले हुए थे और जब लोग आपस में टकराते थे तो हम उनके बीच कई कोलिजन की आवाज़ को सुन पाते हैं। आसमान में इस इंटेंस बैटल को देख के हान फेंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है जियान के ऊपर। हान फेंग कहता है कि ब्लैक एम्पर सेक्ट की टेरिटरी है, तुम यहाँ पे जितना टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारे लिए चीज़ें उतनी ही डिफिकल्ट होती जाएंगी। इस वजह से मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर हान फेंग के इन शब्दों से जियान को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो कहता है तुम्हारे कैरेक्टर को देख के तुम ऐसे शब्द भी बोल सकते हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर ये विश्वास करना ही गलत होगा। तभी जियान का ध्यान भी यहाँ पर चल रही इस बैटल के ऊपर जाता है, जहाँ पर जियानन एकेडमी और शाओ गेट के लोग ब्लैक एम्पर सेक्ट और डीमन फ्लेम वैली के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। लेकिन जियान का फेस अभी भी काम रहता है। इसका रीजन था यह कि हान फेंग और मोशिंग तियान ने अभी अपनी मेन स्ट्रेंथ को यहाँ पर रोक के रखा था, जिससे वो जियान और उसके ग्रुप से फाइट कर सकें। तो इस वजह से जो शाओली का ग्रुप था, मतलब उसके पास जो लोग गए थे, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी नहीं थी कि वो शाओली के ग्रुप को खतरा पहुंचा पाए। और करंटली उनकी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज में चले गए थे। उम्मीद तो यह थी कि वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। खैर जियान शाओली के ग्रुप पे ज़्यादा कोई होप नहीं लगाता है, क्योंकि इस लड़ाई का जो भी आउटकम डिसाइड करेंगे वो ये चारों लोग करेंगे। और अगर कहीं जियान के ग्रुप को कुछ हो जाता है तो शाओली के ग्रुप के पास कोई भी रेजिस्ट करने की एबिलिटी नहीं है। जब जियान बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा देने के लिए मना कर देता है तो हान फेंग स्माइल और भी ज़्यादा करने लगता है और भी एविल तरीके से करने लगता है, क्योंकि वो पहले से जानता था कि जियान बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देने वाला नहीं है। खैर शायद यहाँ पे हान फेंग और भी बकवास करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो मोशिंग तियान की तरफ देखते हुए एक बार हाँ बोलता है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर पे। वो कहता है फांग यान, तुम सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर को लेकर जियान से डील करने के लिए जाओ, क्योंकि अगर तुम तीनों की एबिलिटीज को मिला दिया जाए तो तुम शायद एक दोजोंग भी थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हो, और इस वजह से जियान को संभालना तुम्हारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, राइट। ये सुन के फांग यान के फेस पे भी स्माइल आ गई थी। वो चापलूसी करते हुए कहता है कि मिस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कहीं जाने वाला नहीं है। अब इसके कॉन्फिडेंस को देख के हान फेंग को भी चिंता होने लगी थी। वो कहता है तुम बिल्कुल भी केयरलेस मत होना। यहाँ पे ये जो जियान है इसके पास बहुत सारे डाउ स्किल और डाउ टेक्निक हैं, क्योंकि इसके हाथों से मैं भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद ही फांग यान की वो स्माइल नहीं गई थी। उसने भी अफकोर्स जियान के कुछ कारनामों को भी सुन रखा था
क्योंकि हान फेंग के साथ जो ब्लैक कॉर्नर रीजन में फाइट हुई थी उसके रूमर्स चारों तरफ फैल गए थे, जिन्हें ऑफ कोर्स ये फांगियान भी सुन लेता है। इस वजह से वो भी जियान को अंडर एस्टिमेट करने वाला नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसे कॉन्फिडेंस था कि वो अपने एल्डर्स की हेल्प से जियान से डील कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एल्डर की स्ट्रेंथ दो हुआंग के पीक पर थी। और जब ये तीनों मिलकर जियान के खिलाफ फाइट करेंगे तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये जियान को हरा देंगे, जो कि दो हुआंग के 4 स्टार लेवल पे है और इसके जीतने के चांस 16% हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है इस मोया पे। मोया मोशिंगतियान से कहता है कि मैं और एल्डर चीशन इस छोटी सी लड़की से डील करने के लिए जाएंगे। इस बात पे मोशिंगतियान भी रैंडमली नोट कर देता है, क्योंकि अगर मोया और चीशन मिलके किसी के ऊपर भी हमला करेंगे तो दो हुआंग क्लास के ऐसे कुछ ही वॉरियर हैं जो कि इनका हमला रोक पाएंगे। इसलिए इस छोटी सी लड़की से डील करने में इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भले ही वो पर्पल हेयर्ड गर्ल थोड़ी सी स्ट्रेंज हो, लेकिन स्ट्रेंज का मतलब स्ट्रेंथ से नहीं होता। तभी मोशिंगतियान के कान में हान फेंग की आवाज़ सुनाई देती है। हान फेंग कहता है कि हम और भी ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, हम साथ में हमला करते हैं। यह कहते ही हान फेंग ने अपने ऑरे को पूरी तरीके से रिलीज कर दिया था। ये ऑरा कुछ इतना डार्क हो गया था कि आसमान में कुछ डार्क क्लाउड्स गैदर होने लगते हैं और कुछ ही समय में यहाँ पे धूप से भरा हुआ ग्राउंड पूरी तरीके से क्लोज हो गया था। अब हान फेंग की आंखें और भी ज़्यादा लाल हो गई थी, जिसके बाद उसका सीधा ध्यान जाता है एल्डर सूचियान पे और वो एल्डर सूचियान से कहता है कि ओल्ड फेलो, हमें मिले कई साल हो चुके हैं। चलो अच्छी बात यह है कि मैं आज तुमसे मिल पाया हूँ और मैं आज तुम्हारी जान ले पाऊंगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एल्डर सूचियान हान फेंग की इस बात को सुनकर अपने ऑरे को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हान फेंग का ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। और हान फेंग के एक्सप्रेशन को देखकर एल्डर सूचियान का चेहरा बिल्कुल भी एक्सप्रेशन से नहीं भरा हुआ था, क्योंकि वो हान फेंग से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे और वो हान फेंग को देखते हुए कहते हैं कि हान फेंग, ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम कहीं पर मेडिकल एम्पर कहे जाते थे और ब्लैक कॉर्नर रीजन तुम्हारे नाम से कांपा करता था, लेकिन अब देखो तो तुम ना कोई घोस्ट लग रहे हो और ना कोई इंसान। अब हान फेंग ये बात सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी बंदे ने हान फेंग से ये बात कही थी तो हान फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि ऐसा सच भी था। हान फेंग सोचता है कि एल्डर सूचियान को मैं ज़रूर मार के रहूँगा और वो एल्डर सूचियान को जवाब देते हुए कहता है कि बुड्ढे, शायद तुझे अपनी मौत का भय नहीं है, मेरी यह हालत बस तुम लोगों की देन है और जब तक मैं हान फेंग जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें किसी भी हालत में चैन से जीने नहीं दूंगा। और इस समय तो हान फेंग एकदम पागल की तरह चिल्ला रहा था और अब उसके फेस पे वो फेरोसिटी और भी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच चुकी थी और हम उसकी बॉडी से एक इल्यूजनरी बॉडी के ऑरे को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जो कि अब चारों तरफ फैलने लगता है। तभी हान फेंग अपनी जगह से एक कदम पीछे चला जाता है और वो एल्डर सूचियान के सामने एकदम घोस्ट की तरह अपेयर होता है, जिसके साथ ही उसका एक वॉयलेट पंच एल्डर सूचियान की छाती की तरफ बढ़ने लगता है और जहां से भी ये पंच हान फेंग के अटैक को पास कर रहा था वहां स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देखा जा सकता था। वहीं पे अटैक हवा को बीच से चीरते हुए एल्डर सूचियान की तरफ आ रहा था। हान फेंग के इस फिश अटैक को सेंस करके एल्डर सूचियान के एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, जिसके बाद वो अपने कपड़ों की स्लीव्स को एकदम मेटल के जैसा हार्ड कर लेते हैं, जो कि हान फेंग के उस फिस्ट अटैक से सीधा जाकर टकरा जाता है। हमें सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड। जब ये स्लीव और ये फिस्ट कोलाइड होते हैं तो हम उस जगह पर एक हिसिंग साउंड को रिलीज होते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही एक बड़ी सी वेव भी क्रिएट हो गई थी। अब इस एक्सचेंज में हान फेंग और एल्डर सूचियान दोनों ही कुछ स्टेप्स को पीछे लेते हैं, जिसके बाद इनका दोबारा से वही मामला शुरू हो जाता है, जहां पर ये एकदम खूंखार टाइगर्स की तरह लड़े जा रहे थे और जब भी ये एक दूसरे से कोलाइड होते थे तो हम वहां पे काफी ज्यादा शॉकिंग रिपल्स को क्रिएट होते हुए देख पाते हैं। जब हान फेंग और एल्डर सूचियान फाइट कर ही रहे थे तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फांगियान और बाकी दो एल्डर्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और अब उनकी एकदम आइस कोल्ड नजर जाती हैं जियान के ऊपर, जिसके बाद ये तीनों एल्डर ट्रायंगुलर शेप की फॉर्मेशन को बना के जियान की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। अब फांगियान के इस एक्शन पे हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की नज़र भी चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ कुछ कर पाती अचानक उसके सामने भी एक फिगर फ्लैश होता है और ऑफकोर्स ये मोशिंगतियान ही था। वो कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ और वो किसी और को लेकर यहाँ पे कैसे
डिस्ट्रैक्ट हो सकती थी, मतलब कि हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर। अब हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर की नजरें भी मोशिंग तियान के ऊपर चली जाती हैं और इसके बाद उसके फेस पे काफी बड़ी स्माइल आ जाती है और अब ग्रे कलर का फॉग उसकी बॉडी से धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। खैर, अब तक लिटिल फेरी डॉक्टर को मोशिंग तियान ने ब्लॉक कर लिया था, जब तक फोंगियान और वो दोनों एल्डर्स भी जियान को घेर लेते हैं, लेकिन हमारा जियान तो अभी भी एक चिल मोड में खड़ा हुआ था, वहीं दोनों हाथों को फोल्ड करके। अब जियान के इस रिएक्शन को देख के एकदम फांगियान हंसने लगता है। वो कहता है, शाओगेट के चीफ के चर्चे मैंने कई बार सुने हैं और तुम्हारी 2 साल पुरानी कारनामे भी मैंने सुन रखे हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब फांगियान की इस बात को सुनकर जियान उसे कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो पोलाइटनेस से भरी हुई नहीं थी। अब भले ही ये बंदा जियान को बड़े ही पोलाइटनेस से बात कर रहा हो, लेकिन जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन बंदा कैसे बात कर रहा है, उसे तो बस फाइट करने से मतलब है। अब इसका कोल्ड इंटेंट चारों तरफ फैल जाता है। अब फांगियान के शब्द सुन के जियान और इसकी तरफ एक बार ग्लेंस करता है, जिसके बाद हम देखते हैं जियान को एकदम स्ट्रेच करते हुए। नेक्स्ट मूवमेंट में जियान के हाथ में एक हैवी जुआन रोलर अपेयर होती है। जियान कहता है, तुम लोगों को यहाँ पर इतनी ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को मेरे से स्नैच करना चाहते हो तो बस मुंह का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। तभी अचानक से जियान की आंखें एकदम शार्प हो गई थी। हम देखते हैं जियान को अपनी हैवी जुआन रोलर को तेजी से घुमाते हुए। अब जियान ने ये वाला अटैक बिना देखे पीछे ही कर दिया था, जिसके बाद हमें सुनाई देता है क्लियर मेटेलिक साउंड। हम एक ब्लैक फिगर को कई स्टेप्स पीछे लेते हुए देख पाते हैं, जिसके हाथ में एक ब्लेड था। लेकिन जियान को हैवी जुआन रोलर की वजह से, इस अटैक की वजह से बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी और जियान की हैवी जुआन रोलर की वजह से इस बंदे ने जो कि जियान के ऊपर हमला किया था, इसका हाथ भी ट्रेम्बल हो जाता है। और अगर डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पर डीमन फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर, जिसने जियान के इतनी क्विक रिएक्शन के बारे में कभी नहीं सोचा था, उस डीमन फ्लेम वैली के एल्डर के पीछे भेजने के बाद जियान के फेस पर एक स्माइल आ गई थी, जिसे देखने के बाद उन तीनों एल्डर्स के बैक पर चिल फैल जाती है। जियान कहता है कि दूसरी बात यह है कि तुम अपनी रियल एबिलिटीज को दिखाओ, क्योंकि इस तरीके से मेरे पर वीक अटैक करने से कुछ नहीं होगा, और अगर तुम इन्हीं टैक्टिक्स को अपनाते हो ब्लैक कॉर्नर रीजन में रहते रहते तो तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल होंगी, लेकिन मेरे पर ये यूज करना बिल्कुल यूजलेस है। अब जिसके तुरंत बाद ही जियान का रिएक्शन एकदम डार्क हो गया था। तभी हमारा ध्यान जाता है उस फांगियान के ऊपर। फांगियान कहता है, चीफ, मैंने सुना है कि आप आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं हारते और तुमसे मिलने के बाद यह बात बिल्कुल ही प्रूफ हो गई है। तभी फांगियान कुछ याद करने के बाद कहता है कि मैंने सुना है चीफ, आप एक हेवनली फ्लेम को पोजेस करते हो, तो मैं आज देखना चाहता हूँ कि मेरी हेवनली फ्लेम तुम्हारी हेवनली फ्लेम से कंपेरेबल करने के लायक है या नहीं। और वो चिल्लाता है, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, यहाँ पर आ जाओ। और ये सुनते ही वो दोनों एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ब्रदर्स, यहाँ पर ये दोनों एक ही फैक्शन से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें ब्रदर्स कहा गया है। अब यहाँ पर ये दोनों एल्डर्स बिल्कुल फांगियान के एक राइट साइड में खड़ा हो जाता है और एक लेफ्ट साइड में। ऑफ कोर्स ये काफी दूर थे, मतलब इन्होंने यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में खड़े हुए थे। अब ये तीनों अपनी हेल्थ सील्स को चेंज करने लगते हैं, जिसके बाद जियान यहाँ इनके बीच में था। अब यहाँ पर अपनी हैंड सील्स को चेंज करने के साथ ही ये जियान को कहते हैं कि अब देखना ये है कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम पावरफुल है हमारी। अब देखते ही देखते इनके शरीर से एक पर्पल कलर की फ्लेम निकलने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से राइज करने लगता है। अब यहाँ पर ये कहा जा सकता था कि ये टेम्परेचर हेवनली फ्लेम के आसपास पहुँच चुका है। अब यहाँ पर धीरे धीरे और ये राइज करने लगता है। अब ये इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि यहाँ पर ये हेवनली फ्लेम से जस्ट थोड़ा सा ही नीचे रहता है। अब क्लियरली ये बात यहाँ पर कन्फर्म थी कि डाउकी कॉन्टिनेंट में हेवनली फ्लेम बिल्कुल एक अलग ही पोजीशन को पोजेस करती थी, लेकिन यहाँ पर ये फांगियान और इसके दोनों एल्डर कहाँ जानते थे। अब यहाँ पर जियान सोचता है कि मेरी हेवनली फ्लेम बहुत ही आगे है इस टेम्परेचर से, आखिर कोई भी ऑर्डिनरी फ्लेम यहाँ पर हेवनली फ्लेम की बराबरी कैसे कर सकती है। लेकिन ये बात यहाँ पर ये एल्डर्स और ये फांगियान कहाँ जानते थे। अब जियान यहाँ पर चिल मोड में खड़ा रहता है। अब यहाँ पर इनकी दुई से जो पर्पल कलर की फ्लेम बनी थी, यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आसमान की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर आसमान में कई पोर्टल्स खुलने लगते हैं। अब इन पोर्टल से एक
कलर की फ्लेम निकलने लगती है और जियान के जस्ट नीचे एक फॉर्मेशन अपीयर होती है जहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप की थी। अब यहाँ पर जियान के ऊपर ये फ्लेम दिखाई देने लगती है। अब जियान कहता है कि वाह, अच्छी बात है कि ये डेमन फ्लेम वैली की ये जो स्किल है काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इसके कई डिसएडवांटेज भी हैं। ये काफी जल्दी इंसान को एग्जॉस्ट कर देती है। अब यहाँ पर जियान एक और बात कहता है, जियान मतलब मन ही मन में कह रहा है। अब जियान यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर डेमन फ्लेम वैली की ये जो स्किल है ये मुझे जरूर ऑब्टेन करनी चाहिए। अब यहाँ पर जियान ये सोचते ही इस टेक्निक के बारे में और भी ज्यादा डीपली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने लगता है। ये इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखने लगता है जहाँ पर ये फ्लेम जियान के सर के ऊपर फ्लोट कर रही थी, जहाँ से काफी ज्यादा फ्राइटनिंग टेम्परेचर रिलीज हो रहा था। ये टेम्परेचर जियान के उस ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के आसपास ही आ गया था। ऑफ कोर्स यहाँ पर बस क्लोज की बात हो रही है। अब इसके बाद फांग यान को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो जियान को हरा पाएगा। अब उन तीनों की बॉडी से दुईकी से जो फ्लेम बनाई गई थी वो पिछले कई सालों में कई लोगों की जान ले चुकी है, जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप लोग थे। तभी हमारा ध्यान जाता है उस फ्लेम के ऊपर जो कि अब 3 क्लस्टर्स में डिवाइड हो गई थी और फाइनली वो अब उन तीनों की बॉडी में एंटर हो जाती है। जैसे ये पर्पल फ्लेम उनकी बॉडी में एंटर हुई थी, हम उन तीनों की ओर एक काफी ज्यादा वाइल्ड और वायलेंट होते हुए देख पाते हैं, मतलब उनकी बॉडीज को। अब जैसे चारों तरफ से और भी ज्यादा प्रेशर फैलने लगता है, तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जिसकी तरफ से ये प्रेशर इमिट हो रहा था। भले ही जियान के कपड़े यहाँ पर डांस कर रहे हों, लेकिन जियान के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, बल्कि वो इन तीनों की तरफ देख के हंसने लगता है। जियान कहता है भले ही तुम लोगों ने अपनी दावकी को मर्ज करके ये फ्लेम बना ली हो, इससे पहले कि तुम किसी को इंजर्ड कर पाओ तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी है। ये सुन के तो फांग यान और भी तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है चीफ जियान, आपकी आंखें काफी ज्यादा शार्प हैं, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी की देखो को यूज करके इसको मर्ज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई इंटरनल बर्न्स होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही छोटी सी प्राइस कंसीडर करी जा सकती है, क्योंकि हम अपनी इस लाइट ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का यूज करके इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को स्नैच करने वाले हैं। जियान कहता है अच्छा, इसका नाम तो मैंने लाइट ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम रखा है। सच में डीमन फ्लेम वैली की इस फ्लेम क्रिएशन स्किल काफी ज्यादा यूनिक कही जाएगी, लेकिन जब भी इसका कंपैरिजन एक रियल हेवनली फ्लेम से होगा तो ये हमेशा इंफीरियर ही रहेगी। और ये कहने के बाद जियान ने अपनी हैंड सील्स को बनाना शुरू कर दिया था। जियान कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। ये कहते हैं जियान के बॉडी से एक ग्रीन कलर की फ्लेम बहुत ही तेजी से बाहर आने लगती है, जिसके बाद वोल्केनो की तरह ये इरप्ट होती है। अब बाहर जैसे ही आई थी ये फ्लेम अगले ही मोमेंट में जियान की बॉडी के अंदर वापस भी चली जाती है, और इस बार जियान के जैसे ही अंदर गई थी बहुत ही तेजी से जियान का ऑरा राइज करने लगता है। अब यहाँ पे जियान की एक्चुअल स्ट्रेंथ तो 4 स्टार 2 हुआंग की है, लेकिन जिसमें अगर उसकी खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ को ऐड कर दिया जाए जो कि कई लेवल्स को क्रॉस कर देती है, साथ में ही उसका क्वी मेथड और ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, तो अब जियान की स्ट्रेंथ वहां पर पहुंच जाती है जहां पे पीक ऑफ 2 हुआंग क्लास के एक्सपर्ट भी जियान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स फांग यान से वो थोड़ा सा कमजोर था, जो कि ऑलरेडी एक हाफ दोजोंग बन चुका है। जियान के और में इतनी खतरनाक राइज को देख के फांग यान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसे ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन का पता लग चुका था कि जियान के पास एक ऐसी टेक्निक है जो फांग यान कहता है मैंने आपकी हेवनली फ्लेम के बारे में कई बार सुना है, और आज हम इसकी रियल पावर को देखने वाले हैं, जिससे हमें भी एक नया नजरिया मिलेगा, और हमारी इस लाइट ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम ने एक रियल हेवनली फ्लेम का सामना कभी नहीं किया है। अब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फांग यान ने जियान को अपना गुरु मान लिया है। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जिसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उन बुड्ढों का सीधा मतलब था कि ये 1 वर्सेस 3 फाइट करना चाहते हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जियान को भी काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पर जियान के लिए यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि ये लोग अभी अपनी दावकी को यूज नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी दावकी को फ्लेम में यूज कर रहे हैं। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना कि ये लोग दिमाग से कितने पैदल हैं, क्योंकि जियान ऑलरेडी एक हेवनली फ्लेम को पोजेस करता है, जो कि जियान का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। वहीं पे अपनी फेक हेवनली फ्लेम से जियान से कम्पीट करना चाहते हैं। लगता है इन्हें उड़ते हुए तीर को लेने में ज्यादा मजा आता है। हम देखते हैं जियान को अपनी फिंगर को क्लिक करते हुए, जिससे एक हेवनली फ्लेम का क्लस्टर उसके हाथों के ऊपर अपीयर होता है। ये फ्लेम एमरल्ड जेड कलर की नहीं थी, क्योंकि इसका कलर था पेल ग्रीन। ये जियान की ग्रीन लोटस कोर फ्लेम थी।
जो कि अब जियान के हाथों के ऊपर फ्लोट कर रही थी। जियान की पहली हेवनली फ्लेम थी ये, और ग्रीन लोटस फ्लेम अब क्योंकि जियान ने इसे पहले ही पोजेस किया था तो जियान इसे अब अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता है। जियान चाहे तो इसे एक क्लाउड की तरह यूज कर सकता है और चाहे तो इसे पानी की तरह भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये फ्लेम जियान से बिल्कुल भी रेजिस्ट शो नहीं करती है। अब फिर अपनी इस हेवनली फ्लेम से बाहर निकलकर जियान का ध्यान जाता है दूसरी बैटल पे, जहाँ पे फर्स्ट टेलर सूचियान और लिटिल फेरी डॉक्टर मोशिंगतियान और हानफेंग को डिले कर लिया था। अब उन दोनों की बैटल भी काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। तभी हमारा ध्यान जाता है मोया और चीशन पे, जो कि जिया के ऊपर ज्यादा ही किलिंग इंटेंट से हमला कर रहे थे। वो दोनों क्लियर जिया के ऊपर एक साथ मिलकर हमला करने वाले थे, और जियान मोया और चीशन को देखता है तो उसकी आंखें एकदम नैरो हो गई थी, क्योंकि जियान ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ये दोनों इतनी छोटी सी लड़की को साथ मिलकर बुली करेंगे। अब शायद जिया ने भी जियान की नजरों को सेंस कर लिया था। हम देखते हैं जियान को जिया की तरफ देखते हुए, बस फर्क इतना था कि हमारी जिया एकदम स्माइल कर रही थी। तभी जियान के कानों में जिया की वॉइस ट्रांसमिशन आता है। वो कहती है, तुम थोड़ा चिल मारो जियान, मैं इन दोनों को संभाल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें अपना पूरा ध्यान उन तीनों बुड्ढों के ऊपर लगाने की जरूरत है। जिया की यह आवाज़ सुन के जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था। अब खैर क्योंकि जिया यहाँ पे कोई खराब सिचुएशन में नहीं थी तो जियान का ध्यान भी अपनी फाइट की तरफ चला जाता है, जहाँ पे ये तीनों बुड्ढे जियान पर एक बर्ड से हमला करने वाले थे। और ये बर्ड जैसे ही खतरनाक तरीके से रोर करता है, जियान की हेवनली फ्लेम भी खतरनाक तरीके से वायलेंटली बिहेव करने लगती है। अब ये जियान देखकर इसे भी शौक लगने लगता है, क्योंकि जियान ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई फ्लेम से बनी है बर्ड अगर रोर करती है तो जियान की हेवनली फ्लेम भी उस पर रेसिस्ट करेगी। अब इसके बाद वो बर्ड देखते ही देखते जियान के 10 फीट के दायरे के अंदर चली आती है, जिसके बाद फांगियान जियान से कहता है कि चीफ जियान बच के, हमारी हेवनली फ्लेम थोड़ी खतरनाक है। अब ये देखकर जियान एक स्माइल कर देता है, जिसके बाद जियान के हाथों से निकलता है एक नेट, मतलब हाँ एक जाला, और वो सीधे उस बर्ड को कैप्चर करने लगता है। और वो पूरी तरीके से उस बर्ड को कैप्चर कर पाता इससे पहले वो बर्ड फूलने लगती है बलून की तरह। अब जियान ये देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि जियान का जो नेट था वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था, उसका जो कलर था वो पेल होने लगा था। अब इसके बाद जियान अपने हाथों को क्लेंच करता है, जिसके बाद उसकी जो हेवनली फ्लेम थी वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उस बर्ड को पकड़ने लगती है। लेकिन इससे पहले वो उस बर्ड को कैप्चर कर पाती, वो बर्ड छोटे छोटे क्लस्टर में निकल के वापस फांगियान और उसके एल्डरों के पास चली जाती है, मतलब उसकी फ्लेम थी वो। अब जियान ने फांगियान के जैसे ही इस वाले एक्शन को देखा था, उसका और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है इस फ्लेम में, मतलब कि ये जो टेक्निक यूज कर रही है लोग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम की, इसमें। अब जियान कहता है मैं तो इसे जरूरी ऑब्टेन करके रहूंगा। अब जियान के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। अब उसके तरीका मिल गया था इस फ्लेम को कैप्चर करने का, मतलब जियान के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो कि इस फ्लेम को कैप्चर कर सके। अब जियान ये जैसे ही सोच रहा था, इस बीच से ये फ्लेम निकलकर वापस फांगियान की बॉडी में चली जाती है, और जैसे ही जाती है फांगियान थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और जियान के इस क्विक रिएक्शन को देख के फांगियान भी स्टार्टल्ड हो गया था। अब इसके बाद वो उन दोनों एल्डर्स से कहता है कि सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, स्टारफायर फिनिक्स। फांगियान की ये बात सुन के वो दोनों एल्डर थोड़े स्टार्टल हो गए थे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में बात करने लगते हैं। अब देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं ये लोग। होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसके कुछ देर तुरंत बाद ही हम देखते हैं उनकी हेल्थ सीज को चेंज होते हुए, जिससे कुछ ज़्यादा अमाउंट में उनकी बॉडी से फ्लेम बाहर आने लगी थी, जो कि आसमान में जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। जब फांगियान इस लाइट ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को अपनी बॉडी से मर्ज करता है तो इसकी एनर्जी वेव्स काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गई थी। हमें आसमान में बादलों में कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ बादलों से बाहर आने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमें बादलों को चीरते हुए एक बर्ड को दिखाया जाता है, जो कि बादलों से एक बादल से चीर के ऐसे आ रही थी, बिल्कुल हवा को चीरते हुए। और जब वो अपने पंख को फ्लैप करती है तो उसके जो रिपल्स निकल रहे थे उससे स्पेस भी डिस्टॉर्ट होने लगता है। अब इसके बाद वो जियान की तरफ देखती है, जिसके बाद वो जो एल्डर था फांगियान, वो अपने बर्ड को आदेश देता है कि जाओ इस बच्चे को मार दो। अब ये सुन के वो बर्ड भी उसका आदेश मान के जियान की तरफ जाने लगती है। जियान भी एक कोल्ड स्माइल के साथ उस बर्ड को देख रहा था। अब जियान पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहा है। जियान कहता है कि तुम्हारा क्या यही अल्टीमेट मूव है? अब ये सुन के फांगियान के मसल ट्विस्ट हो जाते हैं। अब वो कहता है कि हमारा यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक नहीं है, हमारे पास और भी अटैक हैं, लेकिन तो पहले तुम इस अटैक को चख के तो देखो, क्या पता तुम्हारा
हमारा स्टेटमेंट चेंज हो जाए। जियान की स्माइल बिल्कुल भी नहीं गई थी ये सुन के। वो तुरंत ही इंतजार करने लगता है उसके आने का, लेकिन अभी भी उस बर्ड को ध्यान से देख रहा था। अब वो जैसे जियान के 20 मीटर के दायरे में आती है, जियान के शरीर से एक ग्रीन कलर की फ्लेम रिलीज होती है जिसने जियान को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। मतलब जियान के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी जो कि जियान को पूरी तरीके से कवर कर रखी थी। अब जो वर्ड वहां पे आई थी, उसके जो पंखों से जो हवा निकल रही थी, वहां के फॉरेस्ट भी इस हवा के कारण धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। मतलब उस फॉरेस्ट में जो भी पेड़ थे वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। इतना खतरनाक प्रेशर इमिट हो रहा था इस बर्ड से, लेकिन जियान वहां पर अपनी शील्ड को कैसे भी करके टिकाए हुए था। अब यहाँ पर जियान को हम देख पाते हैं कोल्ड स्माइल करते हुए, जो कि उस बर्ड को ही देख रहा था। अब इसके बाद हमें फांगयान और इसके दोनों एल्डर दिखाए जाते हैं जिनके फेस पर अब वो एक्सप्रेशन नहीं थे जिस वक्त ये शुरू में आए थे, क्योंकि इस बर्ड को बनाने में इनकी ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी डाउकी खत्म हो चुकी है। और जियान भी ये बात भी जानता था कि इस बर्ड को सेफ देने में इनकी काफी ज्यादा डाउकी का यूज हुआ है, और अगर ये बर्ड मेरे हाथों से खत्म हो जाती या तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ तो ये बंदे तो गए अब मेरे हाथों से। अब ये सोच के जियान और भी ज्यादा तेजी से इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद जियान को हम देख पाते हैं अपनी शील्ड में सेफ रहते हुए। जिसके बाद ये बर्ड अपने विंग्स से जियान पर हमला करने लगता है, और ये अपने विंग्स को इस तरह से जियान की तरफ शूट कर रहा था जैसे कि ये अपने बर्ड से मतलब अपने पंखों से एरो को शूट कर रहा हो। जिसके बाद जियान भी अपनी शील्ड से इनसे बचने लगता है, लेकिन जियान को यहाँ पर कुछ भी ना होते हुए देखकर इनके चेहरे और भी ग्रीन पड़ जाते हैं, मतलब ये तीनों एल्डर्स के। अब जियान इनके चेहरे को देखते हुए इनके जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ये बर्ड काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे तो बस इसका टेम्परेचर ही इतना है। अब ये सुन के तो फांगयान को अपने मुंह से बाल्टी भर उल्टी करने का मन कर रहा होगा, मतलब खून की उल्टी। अब यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि हमारी हेवनली फ्लेम इस रियल हेवनली फ्लेम का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही। वैसे तो एक रियल हेवनली फ्लेम को जन्म लेने में काफी ज्यादा हजारों वर्ष का टाइम लगता है, इसलिए इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, जिसके कारण ये हेवनली फ्लेम कहलाने के लायक होती हैं। इसी कारण ये फ्लेम इस हेवनली फ्लेम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है, लेकिन ये बात ये कहाँ जानते थे। अब जियान इनके मुंह को देखते हुए इनको ताड़ने लगता है और ये सोच रहा था कि कुछ देर और वेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद फांगयान अपने दोनों एल्डर्स से कहता है कि सैक्रिफिशियल फ्लेम की तैयारी करो। अब यहाँ पर ये दोनों एल्डर ये सुन के और भी ज्यादा स्टार्टल्ड हो गए थे, क्योंकि पिछले अटैक के कारण इनकी जो डाउकी थी वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन ये वाला अटैक तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो पता नहीं ये एल्डर ऐसा क्यों करवा रहा है, लेकिन क्या करें, ये इनका सीनियर है, इसलिए इन्हें इनकी बात माननी पड़ती है और ये तीनों अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों एल्डर अपनी जीभ को बाइट करते हैं जहां से खून बाहर निकलने लगता है, लेकिन ये जो ब्लड बाहर आया था वो बिल्कुल भी स्कैटर नहीं होता, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया था। इसके कुछ देर बाद उसके सामने फ्लोट करने लगता है, मतलब ये एल्डरों के सामने अपना अपना खून फ्लोट कर रहा था। अब ये था उनका ब्लड एसेंस, जिसकी वजह से वो दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा वीक हो गए थे, लेकिन ये यहाँ एक बार करने के बाद नहीं रुकते। ये दोनों बार बार अपनी जीभ को काट के और भी ज्यादा ब्लड को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फांगयान जो कि अपनी जीभ को काट के भी बहुत सारे ब्लड को बाहर निकालता है, इसके ब्लड एसेंस को। अब ये दोनों की मतलब ये जो दोनों एल्डर्स का ब्लड एसेंस बाहर निकला था, तब ये फांगयान अपने ब्लड एसेंस को भी इसकी तरफ शूट कर देता है, और ये जब दोनों के ब्लड एसेंस आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर फांगयान भी अपने ब्लड एसेंस को इन दोनों एल्डर्स के ब्लड एसेंस में मर्ज कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर एक क्लस्टर अपेयर होता है ब्लड एसेंस का। अब ये क्लस्टर सीधे जाकर उस बर्ड में मर्ज हो जाता है, जिसके बाद बर्ड के विंग्स का कलर डीप ब्राउन हो जाता है, और ये जो ब्लड एसेंस था इसका कलर भी डीप ब्राउन ही था। जिसके बाद जैसा बर्ड का कलर पहले था ऐसे फांगयान की आंखों का कलर हो जाता है, मतलब सेम टू सेम। अब जिससे यहाँ पर फांगयान जैसे जैसे इशारे कर रहा था इस बर्ड को, वैसे वैसे ये बर्ड हिल डुल रहा था। अब यहाँ पर फांगयान यहाँ पर कहता है इस बर्ड से, जाओ और इस बच्चे को खत्म करो। फिर से मतलब कितनी बार बोलेगा मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे ही ये फांगयान के मुंह से ये बात निकली थी, ये बर्ड ये सुन के जियान के पीछे बिल्कुल बहुत ही खतरनाक तरीके से अपेयर होता है, और जियान इसकी फ्राइटनिंग स्पीड को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग स्पीड जैसे ही ये
किसी स्पेस से चीर के यहाँ पर आ गया हो, मतलब स्पेस को डिस्टॉर्ट करके यहाँ पर ये बर्ड आया हो। इतनी ज़्यादा फ्राइटनिंग स्पीड थी इसकी। और इसके बाद जियान इसे जैसे देखता है, लेकिन जियान का रिएक्शन भी यहाँ पर बहुत ही क्विक था। अब यहाँ पर जियान अपने फायर नेट का साइज कम से कम 100 फीट कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फायर नेट को, मतलब जियान के जो ग्रीन लोटस फ्लेम से फायर नेट बना था उसको ये पूरी वर्ल्ड को रैप कर लेता है। जिसके बाद ये वर्ल्ड इस नेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये जो फायर नेट था ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत था इस बार, लेकिन ये यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाती इससे। लेकिन फायर बर्ड भी अपना स्ट्रगल यहाँ पर बंद नहीं करता। जिसके बाद यहाँ पर ये रेड कलर बाहर आते हुए देख सकते हैं हम इस फायर बर्ड से, लेकिन यहाँ पर ये इस बार बाहर निकलने के बाद भागने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जियान इसको भागने नहीं देने वाला है। इस बार जियान कहता है कि क्या तुम फिर से इस टेक्निक को यूज करने की कोशिश कर रहे हो। अब जियान को यहाँ पर दोबारा इसी लॉस का सामना करना ना पड़े, इसलिए जियान ने यहाँ पर फिर से एक तैयारी करके रखी थी पहले से। अब यहाँ पर जियान कहता है रुको। अब जियान के मुंह से ये वर्ड निकला ही था, यहाँ से जियान के हाथों से एक इनविजिबल फ्लेम निकलकर यहाँ पर एक दीवार को क्रिएट कर देती इस नेट के आजू बाजू से। अब यहाँ पर देखते ही देखते ये नेट पूरी तरीके से यहाँ पर इस फ्लेम को कवर कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस फ्लेम को, जो कि झटपटाना बंद कर देती है। जिसके बाद इसके अंदर से जो भी ब्लड एसेंस बचा हुआ था और जो भी फ्लेम बची हुई थी वो जियान के हाथों में आ जाती है। देखते ही देखते फांगयान का चेहरा भी यहाँ पर डल हो गया था। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है पागल मेरी फ्लेम वापस कर, और जियान को काफी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। अब देखना ये होगा कि जियान अगले एपिसोड में क्या कर पाता है। ये एपिसोड यहीं तक था और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। खैर यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट क्या लॉन्ग हो गया है, और यहाँ पर मैंने कुछ गलती भी करी होंगी, तो आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, इसलिए आपको बीच बीच में वॉइस चेंज होने का वो भी मिला होगा। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये वीडियो कई दिनों में बनाया गया, मतलब पहले तो इस पर रिसर्च करो, फिर उनके वर्ड को सही से सुधारो और फिर अपने हिसाब से स्क्रिप्ट बना के यहाँ पे बोलो। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। खैर ये भी बिना एडिटिंग के ही जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता दें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।